सुनो जाना, कहाँ हूँ मैं, ना तेरे हवालों में, ना ख्यालों में, ना सवालों में, ना जवाबों में, मगर सुनो जाना, सिर्फ तुम ही तो हो मेरी ज़ेस्ट के नसाबों में। सेल फोन पर एसएमएस की टोन बजी थी। अमायमा का कल टेस्ट था। वो जी जान से याद कर रही थी, वरना मिस रिफत कितनी सख्त हैं, ये सोचकर ही रूह कांप जाती थी। मैसेज आने की वजह से तसलसल टूटा था। न जाने कौन मुसीबत मारा है, रोजाना मैसेज करता है। जिंदगी अजाब कर दी है, कितने मैसेज डिलीट करूं। अमायमा ने मैसेज पढ़ा तो और भी झिंझला गई। हुरैन ये देख, अमायमा ने हुरैन को सेलफोन दिखाया। हुरैन की इंतहाई ढीठ इंसान है, अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया, फिर भी अज खुद मैसेजेस करता रहता है। यार मेरी पढ़ाई मुतासिर हो रही है, घर में किसी को पता चल गया ना तो खैर नहीं है। मम्मा वैसे ही इस मोबाइल के सख्त खिलाफ हैं। अमायमा फिक्रमंद हो रही थी। यार हैरत है, नंबर सिर्फ घर है, तूने तो दोस्तों को भी नहीं दिया, फिर कैसे आन टपका ये रॉन्ग नंबर। हुरैन भी परेशान हो रही थी। हुरैन यार मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ये है कौन जिसे मेरी मेल का एड्रेस, ईमो, फेसबुक, वाइबर, वी चैट सब पता है। हर जगह मुझे ढूंढ लेता है। सच्ची दिल चाहता है मोबाइल ऑफ कर दूं, ताकि इस रॉन्ग नंबर से जान छूटे। यार 15 दिन में मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बेसुकून कर दिया है। अमायमा बहुत परेशान थी। अमायमा तो खुद पूछ लेना कौन है। हुरैन ने सोचते हुए देरीना मशवरा दिया। हम्म, अच्छा। उमायमा गुस्से से तंजिया बोली। मुझे अपने गले में मुसीबतों का तोक नहीं डालना। बिन बात किए साए की तरह पीछे पड़ गया है। बात कर ली तो मौसूफ कुछ ही देर में अम्मा बहनों के हमरा रिश्ता लेकर यहाँ आन धमकेंगे। अमायमा ने इस मशवरे को मुस्तरद कर दिया। हुरैन मुझे इस हवेली के असूल पता है। मैं कभी भी अपनी इकदार और रिवायात नहीं भूलती। मेरा वजूद रस्म रिवाज के बंधन में कैद है। बाप की इज्जत, भाई का मान, माँ का एतबार है तो ही जिंदगी हसीन और खूबसूरत है। यार अगर हमने उनकी इज्जत का मान न रखा, एतबार तोड़ा, तो यही रिश्ते ऐसी अजियत से दो चार कर देंगे कि जिंदगी तारीकियों में घिर जाएगी। याद है ना आयशा फुप्पो के साथ क्या हुआ था। अमायमा माजी के दरीचों में उतरने लगी थी। आयशा, हमाद तुझे बहुत चाहता है, तो एतबार क्यों नहीं करती। पलवशे आज फिर हम्माद की हमायती बनी हुई थी। पूरी यूनी की लड़कियां हम्माद खान पर मरती हैं और वो तुझ पर। जहां तुम होती हो वो वहीं पाया जाता है। पलवशे यार मुझे सब इल्म है। अल्लाह पाक ने औरत में एक ऐसी हिस्स रखी है कि वो खुद पर पड़ने वाली हर निगाह को पहचान लेती है। कौन सी निगाह में इज्जत है, कौन सी निगाह में मोहब्बत, कौन सी निगाह तकद्दुस पामाल करना चाहती है। यार मैं भी मन ही मन में हम्माद साहब को चाहने लगी हूँ। मेरी रिवायात और रसूमात मुझे कोई कदम उठाने नहीं देती। मेरे बाबा इज्जत के मामले में बहुत मोहतात रहते हैं और भाई एक हुर्फ बर्दाश्त नहीं करते। मैं ऐसे माहौल की परवादा हूँ जहाँ इज्जत के आगे मोहब्बत बेमायने सा वजूद रखती है। मैं चाह कर भी हम्माद का हाथ नहीं थाम सकती। इस मोहब्बत का बहुत खतरनाक अंजाम होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ऐसा कर जाऊं। आयशा संजीदगी से कह रही थी। पलवशे और वो यूनी के ग्राउंड में घास पर बैठी थीं। धूप तो थी, लेकिन दरख्तों ने साया किया हुआ था। गर्म हवाएं चल रही थीं। दरख्त की ओट में छुपा हम्माद अहमद खान दोनों दोस्तों की बातें सुन रहा था। हम्माद का दिल खुशकिन ख्यालात से भर गया था। उसने मसरूर होकर कुछ सोचा था। आंटी आप आयशा को बुलाकर पूछ सकती हैं, वो और हम्माद एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम्माद अपनी बहन हादिया के साथ आयशा के घर आया था। हम्माद कल से बहुत खुश था। आप जो कोई भी गलत बयानी कर रही हैं, मेरी आयशा ऐसी गुस्ताखी की मुर्तकिब नहीं हो सकती। मेरी बच्ची सुलझी हुई समझदार है, वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकती। आयशा की माँ मरियम बेगम पुरवसूख थी। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। मरियम बेगम हादिया की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। आंटी आपको मेरी बात का एतबार नहीं है ना, तो आप आयशा को बुला लें, वो आपको खुद सच बता देगी। हादिया ने झूठ को सच का लिबादा पहनाया था। मरियम बेगम ने आयशा को बुलवाया। आयशा हम्माद को अपने घर में बैठा देखकर चकरा गई थी। या अल्लाह रहम करना, करम करना, ये शख्स मेरी चौखट पर क्या कर रहा है। आयशा ने दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगी। दिल अनजाने वसवसों में घिरा था। छठी हिस्स किसी अनहोनी का खदशा जाहिर कर रही थी। जज जज जी जी अम्मी,
लड़खड़ाए बौखलाए पन से आयशा ने माँ से पूछा। उसने हम्माद और उसके साथ बैठी लड़की को नजरअंदाज किया था। आयशा, तुम इन साहब को जानती हो? माँ के तफ्तीशी लहजे पर आयशा सटपटा गई। नन्नन नहीं अम्मी, मैं इनको नहीं जानती। आयशा ने साफ इनकार कर दिया था। आयशा प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे पता है तुम अपनी रस्म और रिवाज से बगावत नहीं करना चाहती। आयशा बिलीव मी, तुम इन रस्म और रिवाजों की पासदारी करके भी तही दामन रह जाओगी। ये वडेरों शाहों मुल्कों के असूल और जिंदगी बहुत सख्त होती है। अपनी तंग मुशक्कत से भरी जिंदगी छोड़ो ये सब। आओ चलो मेरे साथ, खुशियां हमारी मुंतजिर हैं। हमाद अहमद खान जब्स के आलम में कह रहा था। इस बात से बेखबर और बेनियाज कि पुश्त पर आयशा का बड़ा भाई एहतशाम मलिक गैज़ो गज़ब से भुन रहा था। कौन हो तुम? एहतशाम मलिक ने इंतहाई गुस्से से हम्माद का कॉलर खींचकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। साथ गुस्से से दांत पीसे थे। मैं हम्माद अहमद खान बीए पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। हौजरी का बिजनेस है मेरा। मैं आयशा को पसंद करता हूँ और यहाँ आयशा का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं आयशा को हमेशा खुश रखूंगा, हर तरह से ख्याल रखूंगा। हम्माद अहमद खान बिना किसी खौफ के एहतशाम मलिक की आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। आयशा का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। या अल्लाह रहम कर। ए लड़के, तुम जो कोई भी हो, हमें कुछ गर्ज नहीं। हमारे घर में बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते। तुम हमारी बरादरी के नहीं हो, सो ये मोहब्बतनामा बंद करो और वापस अपने घर का रास्ता नापो। एहतशाम मलिक ने अपने गुस्से पर काबू पाया, लेकिन लहजे को नरम नहीं कर सके थे। भाई, पढ़े लिखे बाशऊर होकर भी आपने ऐसे रस्म रिवाज को जिंदा रखा हुआ है जिनका दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। खत्म करें इस जहालत को कि बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करना। ये अक्लमंदी नहीं, खसारा है। बरादरी में जोड़ का बर मौजूद नहीं तो लड़की तमाम उम्र माँ बाप की चौखट पर ही गुजार देगी। हमाद अहमद गुस्से और तलखी से बोला। ए लड़के, खामोश। एक लफ्ज और ना कहना। हमारी रस्म रिवाज, हमारी इकदार, हमारी पहचान है। हमें तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना, लिहाजा चलते बनो। एहतिशाम मलिक को हमाद की बातों पर शदीद इश्तियाल आ चुका था। आयशा, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तुम फैसला करो, क्या तुम्हें मेरी शरीक हयात बनना पसंद है? बनाओगी मुझे हमसफर? हम्माद आयशा के पास जा खड़ा हुआ। आयशा का दिल यकबारगी बड़ी जोर से धड़का। मैं बहुत जब्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से। आयशा को तुमसे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं जोड़ना। एहतशाम गुस्से में आग बगोला हो गए थे। भाई ने क्या कहा, सुना नहीं? चले जाएं यहाँ से, आयशा ने गुस्से से कहते हुए मुंह फेर लिया। आयशा, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें पछतावा जरूर होगा कि तुमने एक मुखलिस चाहने वाले का हाथ झटका। हमाद दिल गिरफ्ता सा बोला। आयशा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती थी। मोहब्बत की देवी मेहरबान हुई तो रस्म रिवाज की जंजीरों ने कदम रोक लिए। उसकी रिवायात, उसके इकदार ने कदम उठाने न दिए। वरना कौन बंदा बशर है जो मोहब्बत की ठंडी आगोश से महरूम रहना चाहता है? आयशा, तुम्हारी लगन, शौक और जज्बा देखकर हमने तुम्हें आला तालीम हासिल करने की इजाज़त दी थी, और तुमने क्या किया? जुबैर मलिक साहब शदीद गम और गुस्से से बोले। बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया। आयशा ने नमनाक निगाहों से बाप की जानिब देखा। तो पारसा बीबी, बिना तेरे हौसला दिए वो नवाबजादा इस दहलीज पर आ गया और कैसे बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहा था कि तुझे खुश रखेगा, मोहब्बत करता है। एहतिशाम मलिक गुस्से से एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। बाबा जान, मेरा भरोसा करें, मैंने आपकी इज्जत पर ऐसा कोई हुर्फ नहीं आने दिया जिससे मेरे बाप या भाई का सर शर्म से झुक जाए। आयशा रोते हुए अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही थी। आयशा की जिंदगी मान, एतबार, यकीन की खूबसूरत फूलों से लदी फंदी शाहराह से निकलकर शक की पुरखार झाड़ीदार राहों पर आ गई थी। आयशा जारो जार रो रही थी। एक अजनबी आया और उसकी हंसती बसती जिंदगी को तारीकियों की राह पर डाल गया, शक के दायरे में मुकीद कर गया। माफी, तलाफी, रोना धोना, किसी चीज की कोई सुनवाई न थी। कल तक जो भाई लाड उठाता था, आज उसकी निगाह में तनफ्फुर था। माँ जो मोहब्बत निछावर करती थी, वो शाह की निगाहें जमाए बैठी थी। बाप जो एतबार करता था, वो बेएतबारी से देख रहा था। एक तरफा मोहब्बत ने आयशा की जिंदगी तेहोबाला कर दी थी। आयशा रो रही थी, मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन सबके लबों पर खामोशी का कफल था। बाजुकात इंसान कुछ ना करके भी सजा का मुर्तकिब हो जाता है। बगैर किसी खता के, बिना किसी गलती के सजा का हकदार बन जाता है। दिल को दर्द गम से भर देता है। तंस के नश्तर, शक की बढ़ती लकीर, बेएतबारी, बदइतमादी आयशा की कुव्वत गोयाई सलब कर गई थी। आयशा सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो गई थी।
دل تو خیر جذبہ محبت سے ابھی مکمل طور پر آشنا نہ ہوا تھا کہ بے اعتباری ماں باپ کی بیجا نفرت سے دل درد کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ محبت تو ہر غم کا مداوا کرتی ہے، محبت ہر دکھ کو سکھ میں بدل دیتی ہے، محبت زندگی کے ہر موڑ پر رنگ بدلتی ہے، محبت کا ہر رنگ بڑا انوکھا خوشنما سا ہوتا ہے۔ محبت کے رنگوں سے جب زیست مزین ہوتی ہے تو کلی کی مانند کھل جاتی ہے۔ عائشہ نے نہ تو اعتراف محبت کیا تھا، نہ ہی محبوب سے میل ملاقات بڑھاتے ہوئے مراسم گہرے کیے تھے۔ بنا محبت کی لذت چکھے، محبت میں ذلت اٹھانا اتنا درد اور اذیت دیتا ہے، کوئی عائشہ کے دل سے پوچھتا۔ ماں باپ کی بے اتنائی، بھائی کی شاکی اور کاٹدار نظروں نے عائشہ کے دل کو گہرے درد سے بھر دیا تھا۔ عائشہ پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، پڑھائی چھڑوا دی گئی تھی، دوستوں سے میل جول قطعی بند تھا۔ عائشہ اتنی بے رخی کی عادی نہ تھی، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ماں باپ کے تلخ لہجے اور سرد رویے پر دل اتنے درد سے بھرا تھا کہ معمولی سا دل کا دورہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ عائشہ کے دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی کسی کو بھی اس کی بات کا اعتبار نہ آیا تھا۔ اس کی ذات پر بے اعتباری کا ٹیگ لگ چکا تھا، اس کی پیشانی کو داغدار قرار دے دیا گیا تھا۔ اس نے دل کا درد ڈائری میں رقم کیا تھا، جو کسی نے پڑھنا گوارا نہ کیا۔ امائمہ کی آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ امائمہ کو بن دیکھے اپنی عائشہ پھپھو سے جنون کی حد تک محبت تھی۔ امائمہ اور حرین دونوں بہنیں اپنی پھپھو کے کمرے کو اپنا کمرہ بنائے ہوئے تھیں۔ امائمہ نے عائشہ کی ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ امائمہ کا دل گواہی دیتا تھا کہ عائشہ پھپھو غلط نہ تھیں۔ وہ تو کبھی اپنے ماں باپ کے اعتبار کو خواب میں بھی ٹھیس پہنچانے کا نہیں سوچ سکتی تھیں۔ عائشہ پھپھو تو ان لڑکیوں میں سے تھیں جو اپنی حدود سے جھنجھلاتی نہیں ہیں، بلکہ جی جان سے ان حدود کو نبھاتی ہیں۔ اپنی حدود کو اپنے ذہن میں اتنا باور کروا لیتی ہیں کہ غلطی سے بھی حد متعین سے سرک نہیں پاتی۔ حسن بھائی، اب بس آپ تنگ کرنا ترک کر دیں، حرین منت سے بولی تھی۔ حور کیا کہہ رہی ہو؟ حسن کی سمجھ میں نہ آیا تھا، وہ استفسار کر رہا تھا۔ حسن بھائی، آپ اپنی ہونے والی بیوی کو میسیجز کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ عائشہ پھپھو کے لیے کتنی دل گرفتہ رہتی ہیں۔ بس اب میں اس کو مزید بلا وجہ پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ حرین نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ اس سے امائمہ کو پریشان نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ حرین کو گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ وہ حسن کے مذاق میں اس کا ساتھ دے کر اپنی پیاری دوست اور بہن کو اذیت سے دوچار کر رہی ہے۔ حرین، پاگل ہو یار، اس نے ایک بھی رپلائی نہیں کیا، ڈرپوک ہے میری ہونے والی بیگم۔ حسن اپنی شوخ طبیعت کے باعث چوکی سے بولا تھا۔ غلط سمتوں کا تعین کرنے سے، غلط راستوں کا تعاقب کرنے سے، اپنی عزت نفس مجروح کرنے سے، ٹھوکر کھا کر گرنے سے، اپنے بہن بھائی اور والدین کی بے اعتباری کا شکار ہونے سے، کچھ غلط کر جانے کے بعد پچھتانے سے لڑکی ذات کا ڈر جانا فائدے مند ہے۔ چھوٹی چھوٹی غیر اہم اور اہم باتوں پر لڑکی کا سہم جانا ہی لڑکی کی عزت میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والی لڑکیوں کے مستقبل تاریک ہو جاتے ہیں، حرین تلخی سے بولی تھی۔ حور، ہماری 20 دن بعد شادی ہے، یوں ہی اپنی ہونے والی بیگم سے مذاق کیا تھا۔ مجھے علم نہ تھا میرا مذاق اتنی سنجیدگی والا ماحول بنا ڈالے گا۔ میں پرسنلی امائمہ سے مل کر اسے اپنے مذاق کا بتا دیتا ہوں، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وہ کس طرح سے کروں بیاں، جو کیے گئے ہیں ستم یہاں، سنے کون میری یہ داستاں، کوئی ہم نفس نہ تھے رازداں، جو تھا جھوٹ وہ بنا سچ یہاں، نہیں کھولی میں نے مگر زباں، یہ اکیلا پن یہ اداسیاں، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ امائمہ کے کمرے میں فل والیوم میں راحت فتح علی خان کی آواز گونج رہی تھی۔ امائمہ عائشہ پھپھو کو یاد کر رہی تھی۔ عائشہ پھپھو کی ڈائری میں جگہ جگہ یہ مصرع لکھا تھا، میری ذات ذرہ بے نشان، اور پوری نظم ہی مکمل تھی۔ السلام علیکم امائمہ، ڈیئر کزن، ارے فیوچر وائف کیسی ہو؟ تم؟ امائمہ اپنے بیڈ پر اوندھی لیٹی غزل سن رہی تھی، اس لیے حسن کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ حسن کی آواز پر گھبرا اٹھی تھی۔ اے لڑکی، حد ادب، نہ سلام نہ دعا۔ حسن مصنوعی خفگی سے بولا۔ والسلام، میں ٹھیک ہوں۔ سلام کا جواب ٹھیک نہیں دیا تم نے، کہاں سے ٹھیک ہو؟ اچھا جی، وعلیکم السلام، امائمہ نے چڑھ کر تصحیح کی تھی۔ اور بے وقوف عورت۔ عورت؟ عورت کسے کہا؟ امائمہ نے نخوت سے ناک پھلائی تھی۔ تم عورت، حسن نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ جی نہیں، میں لڑکی ہوں، امائمہ چڑی تھی۔
एक तो तुम लड़कियों को छोटा होने का क्रेज पता नहीं क्यों होता है। 30 साल की होगी और चाहोगी 15 साल एहलर दोशैजा दिखो। हसन चिढ़ाने से बाज न आया। तुमने मेरे अरमानों की वाट लगा दी। कितने दिल और चाहत से तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मगर एक दिन भी रिप्लाई नहीं किया। कितने प्यार भरे मैसेजेस किए थे। हसन नरूठेपन से बोला था। हसन, वो तुम थे? अमायमा हैरान थी। जी मैं ही था, तुम्हारा होने वाला शोहर। हसन नाराजगी से बोला। सारा मज़ा किरकिरा कर दिया तुमने। मेरे सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, सबकी लव स्टोरीज हैं। मैंने सोचा शादी करीब है, मैं भी अपने होने वाली बीवी के साथ कुछ सेटिंग बना लूं। हसन शरारत भरे लहजे में बोला। हसन, हमारे घराने में ये सब नहीं हो सकता। अगर ये सब हो सकता तो आज मेरी मासूम बा किरदार सच्ची मुखलिस वफादार आयशा पुप्पो जिंदा होती। अमायमा दिल गिरफ्ता सी बोली। यार, ये हमारे बड़ों की गलती है। इतनी सख्ती और पाबंदी तो हमारे मजहब में नहीं, जितने सख्त असूल हमारी नाम निहाद जात बरादरी के हैं। मुझे तुम्हारी आयशा पुप्पो बहुत अजीज हैं। वो बेकसूर होते हुए सजा की हकदार ठहरी। हसन को भी अपनी बरादरी के असूल पसंद नहीं थे। वो पढ़ा लिखा डिसेंट सा लड़का था। वो कूल माइंडेड और इंतहा पसंदी से कोसों दूर था। हसन, मुझे खुशी हुई कि सिर्फ मैं ही इन असूल और जवाबित पे नहीं करती, तुम भी इनके खिलाफ हो। तुम मेरे खालाजाद हो, तो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। आयशा फूफो को चाहने वाले हम्माद साहब हमारे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए इन्हें बेइज्जत करके घर से निकल जाने को कहा गया। काश आयशा फूफो इन दीमक ज़दा असूलों से बगावत करती तो आज जिंदा होती, खुश खुर्रम किसी चाहने वाले के साथ जिंदगी बसर कर रही होती। ये एक किला है जो कभी पुर नहीं होगा। उनकी याद ताअबद हमारे दिल में जिंदा रहेगी। अमायमा रोने लगी थी। अमायमा, बी रिलैक्स यार। हम अपनी ज़िंदगी इस हवेली के असूलों से अलग बनाएंगे, इंशाअल्लाह। मेरी जॉब पक्की हो जाए, हम हमेशा के लिए ये गांव, ये हवेली छोड़ देंगे। हमें नहीं करनी इन रस्मों रिवाजों की पासदारी, जिनकी ताबेदारी करके भी बेगुनाह बेकसूर होकर भी इंसान को दारे फानी से कोच करना पड़े। ये रस्म रिवाज अजियत के सिवा कुछ नहीं। असूल वो हों जो ज़िंदगी को सहल करें, ना कि कठन। हसन का लहजा तल्ख था, बातों से एतमाद झलक रहा था। अमायमा सोच रही थी कि क्या फ़ायदा ऐसे रीत रिवाज का जिससे आपके बच्चे भी आपके खिलाफ हो जाएं।